एक बार फिर आपका स्वागत है बच्चों सरल भौतिकी में। और जैसा कि हम लोग बात लगातार कर रहे थे संधारित्र से, तो आज संधारित्र का ही नेक्स्ट टॉपिक है जहां हम सबसे पहले सीखेंगे परावैद्युत पदार्थ। परावैद्युत पदार्थ। सबसे पहले बच्चों ये सीखते हैं कि ये परावैद्युत पदार्थ वास्तव में होता क्या है। परावैद्युत पदार्थ की अगर हम बात करें तो परावैद्युत पदार्थ क्या हो जाएगा। सामान्यतः जो बच्चों कुचालक होते हैं उन्हें कहा जाता है परावैद्युत पदार्थ। तो क्या हो जाएगा, सामान्यतः ऐसा बोल देते हैं, सामान्य रूप से परावैद्युत पदार्थ कुचालक पदार्थ होते हैं। यानी सामान्य रूप से अगर देखा जाए मेरे बच्चों, तो परावैद्युत पदार्थ कैसे होते हैं, ये सारे के सारे पदार्थ होते हैं कुचालक। कुचालक मतलब जिसमें से वैद्युत धारा या आवेश प्रवाहित नहीं होता है। ठीक, जैसे कि उदाहरण की अगर बात करें तो उदाहरण में क्या होगा, परावैद्युत में सबसे आधार जैसे मोम हो गया, ठीक है, या फिर कागज हो गया, या फिर अभ्रक हो गया। तो ये सारे वो पदार्थ हैं जो परावैद्युत कहलाते हैं। ठीक। अच्छा, अब परावैद्युत में होता क्या है। परावैद्युत पदार्थ को परावैद्युत पदार्थ को वैद्युत क्षेत्र में रखने पर, अब यहां पर ये सीखते हैं कि अगर किसी परावैद्युत पदार्थ को वैद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अगर मैं किसी भी परावैद्युत पदार्थ की अगर बात करूं, जैसे मान लेते हैं ये मेरे पास एक परावैद्युत पदार्थ है, ठीक है, परावैद्युत पदार्थ मान लेते हैं। फिर क्या किया, इस परावैद्युत पदार्थ को रख दिया वैद्युत क्षेत्र में। वैद्युत क्षेत्र मतलब इस तरह से वैद्युत क्षेत्र। अब जैसे ही परावैद्युत पदार्थ को वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है बच्चों, तो वैद्युत क्षेत्र में रखते ही पता क्या होता है, जैसे ही इसको वैद्युत क्षेत्र में रखा जाएगा, ये बना दिया वैद्युत क्षेत्र, ये वैद्युत क्षेत्र है, इसको कहते हैं बाह्य वैद्युत क्षेत्र। कैसा हो गया, बाहरी या बाह्य वैद्युत क्षेत्र। और इस, ये है बाह्य बाह्य वैद्युत क्षेत्र। ठीक, इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको ई नॉट। अच्छा, बीच में ये जो ब्लैक कलर से मैंने बनाया ये क्या है, ये है परावैद्युत पदार्थ। परावैद्युत पदार्थ, तो जैसे परावैद्युत पदार्थ को बच्चों रखा जाएगा तो परावैद्युत पदार्थ को रखते ही पता है क्या होगा, परावैद्युत पदार्थ को रखते ही यहां पर क्या होगा, इसके सिरों के बीच में इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा ऋण आवेश, और दूसरी तरफ क्या आ जाता है, धन आवेश। एक तरफ ऋण और एक तरफ क्या आ जाएगा, धन आवेश आ जाएगा। ठीक, और इसके अंदर एक और वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, इसको कहा जाता है ई पी। ठीक, यानी वैद्युत प्रेरण के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र ईपी क्या कहलाता है। ईपी के नाम पता है, ईपी को क्या कहा जाता है, ईपी को कहते हैं, या प्रेरण के कारण भी बोल सकते हैं, परा वैद्युत पदार्थ में प्रेरण के
कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, जिसको क्या कह देते हैं, इसको ईपी कह देते हैं। ठीक बच्चों, अब ध्यान से देखा जाए तो इस बोला चाहिए पैरा वैद्युत के अंदर कितने वैद्युत क्षेत्र हो गए, एक तो ई नॉट बाहर से लगाया था और एक विपरीत दिशा में और उत्पन्न हो गया, एक ई नॉट था और एक और उत्पन्न हो गया विपरीत दिशा में। तो अगर यहां पर कहा जाए कुल वैद्युत क्षेत्र, इस जगह पर कहा जाए कुल वैद्युत क्षेत्र, इसको क्या कहा जाए, इसको कहा जाएगा कुल वैद्युत क्षेत्र। तो कुल वैद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, कुल वैद्युत क्षेत्र को अगर मैं ई कह दूं तो ये हो जाएगा ई नॉट माइनस ईपी। माइनस क्यों किया भाई, माइनस इसलिए करना पड़ा क्योंकि अंदर जो वैद्युत क्षेत्र प्रेरण के कारण उत्पन्न हुआ था वो बाहर से कैसा है, विपरीत दिशा में है। ठीक, इसलिए माइनस करना पड़ा। अब इसको थोड़ा सा आसान शब्दों में समझते हैं, यानी इसका मतलब हो गया कि किसी परावैद्युत पदार्थ को अगर वैद्युत क्षेत्र में रख देंगे तो उसके अंदर वैद्युत क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा, उसके अंदर वैद्युत क्षेत्र का मान कम हो जाएगा। कम क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखो बाहर वैद्युत क्षेत्र है ई नॉट और अंदर हो गया ई नॉट माइनस ईपी, घटा दिया ना कुछ, तो घटा देने से क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र का मान कम हो जाएगा। ठीक, इसको और ऐसा समझ लेते हैं कि भाई ये है बाह्य वैद्युत क्षेत्र, ये क्या है, बाह्य वैद्युत क्षेत्र। और जैसे ही मैंने यहां पर क्या रखा, परावैद्युत पदार्थ रखा, तो परावैद्युत पदार्थ अगर एक ऐसा पदार्थ है, परावैद्युत पदार्थ, तो परावैद्युत पदार्थ को अगर वैद्युत क्षेत्र में रखा गया तो वैद्युत क्षेत्र में रखते ही परावैद्युत पदार्थ के बाहर अगर खड़े हो तो वैद्युत क्षेत्र ई नॉट होगा। लेकिन अगर इसके अंदर चले गए, कहां चले गए, परावैद्युत पदार्थ के अंदर आ गए, तो वैद्युत क्षेत्र का मान कम हो जाता है, और पता कितना हो जाता है, ई नॉट बटे के। यानी किसी परावैद्युत पदार्थ के अंदर वैद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है, ई नॉट बटे के। ये है मेन पॉइंट कि किसी परावैद्युत पदार्थ के भीतर क्षेत्र का मान कितना होता है, ई नॉट बटे के। यहां ई नॉट क्या कहलाएगा, ई नॉट क्या चीज होगी, ई नॉट है बाह्य वैद्युत क्षेत्र, और की के क्या कहलाएगा, परावैद्युतांक, परावैद्युतांक। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, परावैद्युतांक, इंग्लिश में इसको कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, तो मेरे बच्चों आपको ये अच्छे से याद रखना है कि अगर किसी परावैद्युत पदार्थ को मैंने बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखा तो उसके अंदर वैद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, पहले तो याद रखेंगे कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा कि ज्यादा हो जाएगा, तो उत्तर क्या हो जाएगा, फिर परावैद्युत पदार्थ को रखा तो वैद्युत क्षेत्र का मान कम हो जाएगा। अच्छा, कम होकर कितना हो जाएगा, तो आप याद रखोगे बाहर अगर ई नॉट था तो इसके अंदर कितना हो जाएगा, ई नॉट बटे के। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको सिखाता हूं किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र, जबकि उसकी प्लेटों के बीच एक परावैद्युत पदार्थ की छड़ रखी हो।
ठीक है, यानी हम क्या सीखेंगे बच्चों, अब हम सीखेंगे कि किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र, जबकि उसकी प्लेटों के बीच में क्या रखा हो, एक परावैद्युत पदार्थ की छड़ रखी हो। चलो सीखना शुरू करते हैं मेरे बच्चों उसको। तो क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं बच्चों, मुझे लगता है वीडियो की जरूरत नहीं, वीडियो को तो बंद कर देते हैं। अब मान लेते हैं बच्चों कि ये मेरे पास क्या है, एक समांतर प्लेट संधारित्र है, जिसकी दो प्लेटें आप देख रहे हो। ठीक है, दो ये प्लेटें हो गई बच्चों यहाँ पर। ये मान एक प्लेट ये मान लेते हैं और एक प्लेट ये मान लेते हैं, और इसकी प्लेटों के बीच में क्या हो गया, इसकी प्लेटों के बीच में एक परावैद्युत पदार्थ भर देते हैं। ये आ गया परावैद्युत पदार्थ। ठीक है बच्चों, और अब इनकी प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, d, और परावैद्युत पदार्थ की जो छड़ है उसकी मोटाई कितनी है, t। d क्या है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, और t क्या है, छड़ की चौड़ाई। ठीक है बच्चों, और इसके बाद इसको तो जोड़ देते हैं, भू संपर्कित कर देते हैं, और इसको जोड़ देते हैं उच्च विभवांतर से। अच्छा, उच्च विभवांतर से जोड़ने पर क्या होगा, देखो उच्च विभवांतर से जैसे ही जोड़ेंगे हम लोग, तो इसकी एक प्लेट पर तो प्लस आ जाएगा और दूसरी प्लेट पर आ जाएगा माइनस। ठीक, अच्छा अब वैद्युत क्षेत्र समझो ध्यान से। बाहर तो वैद्युत क्षेत्र है, यानी प्लेटों के बाहर जो वैद्युत क्षेत्र होगा ये तो होगा ई नॉट, लेकिन जैसे ही इसके अंदर जाएंगे, परावैद्युत के अंदर जाएंगे, तो यही वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा ई, और ई का मान कितना होगा, भूलना नहीं बच्चों, ई का मान कितना होगा, ई का मान होगा ई नॉट बटे के। अगर आपको ऐसा लगे कि कुछ पोर्शन कट रहा है वीडियो का, तो क्या करना है, थोड़ा सा क्या, अपनी स्क्रीन को अंदर स्क्वीज करोगे, छोटा करोगे तो ये दिखने लगेगा। चलो शुरू किया जाए। तो माना एक समांतर प्लेट संधारित्र है, जिसकी प्लेटों के बीच टी चौड़ाई की एक परावैद्युत पदार्थ की छड़ रखी है। यदि प्लेटों के बीच विभवांतर v हो, तो अगर दोनों प्लेटों के बीच में बच्चों विभवांतर क्या हो, v हो, तो उसको दो भाग में बांट सकते हैं। v बराबर क्या हो जाएगा, v वायु और v परावैद्युत। क्योंकि जब आप एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक जाओगे तो आपको दो तरह के माध्यम देखने को मिलेंगे। पहला माध्यम क्या होगा, पहला माध्यम तो वायु हो गया, और बाकी बचा क्या होगा, परावैद्युत। अच्छा अब ये याद रखना है बच्चों, ई का जो सूत्र होता है वैद्युत क्षेत्र का, वो होता है v बटे डी। तो यहां से v का सूत्र क्या होगा, इनकी तिरछी गुणा हो जाएगी, यानी ई गुणा डी। यानी कहीं भी अगर मुझे क्या निकालना है, अगर कहीं भी मुझको विभवांतर का मान रखना है, तो विभवांतर का मान दो चीजों को गुणा करके रख सकते हैं, एक वैद्युत क्षेत्र और दूरी, वैद्युत क्षेत्र गुणा दूरी। ठीक है, चलो ये काम करते हैं। अब यहां पर v वायु की अगर बात करें, तो वायु में वैद्युत क्षेत्र हो गया ई नॉट, और वायु कहां तक भरी है, वायु भरी है d माइनस टी तक। अब परावैद्युत पर आ जाओ, तो परावैद्युत के लिए वैद्युत क्षेत्र हो गया ई, और परावैद्युत की लंबाई कितनी है, जहां तक परावैद्युत फैला हुआ है, तो ये केवल है टी। ठीक, परंतु अभी मैंने सिखाया था, इससे पहले वाले पोर्शन में क्या सिखाया था हम लोगों ने, परावैद्युत में सीखा था कि परावैद्युत के अंदर जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो होता है ई नॉट बटे के। तो यहां पर परंतु ई बराबर ई नॉट बटे के, तो v बराबर कितना हो जाने वाला है, देखो जरा, v बराबर आ जाएगा ई नॉट
डी माइनस टी प्लस ये आ गया ई नॉट बटे के इंटू टी। दोनों में से ई नॉट कॉमन ले लो, तो डी माइनस टी और प्लस टी बटे के। अच्छा भाई, परंतु ये भी याद रखना कि ई नॉट यानी समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में जो विद्युत क्षेत्र होता है वो कितना होता है? ये होता है सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा होता है क्यू बटे ए एप्सिलॉन नॉट। अगर ये सूत्र याद ना हो तो इसका संधारित्र का भाग 1 आप देखिएगा, वहां सारा अच्छे समझाया गया है इसको। ठीक, तो ई नॉट का मान क्या करें, ये समीकरण 1 कह देते हैं। ई नॉट का मान समीकरण 1 में रखने पर तो कितना आ जाएगा? देखो v बराबर आ जाएगा, ई नॉट की जगह कितना रख दें, क्यू बटे ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस, ठीक है, ये आ गया समीकरण 2। अब वैद्युत धारिता की परिभाषा से, वैद्युत धारिता की परिभाषा क्या कहती है कि वैद्युत धारिता बराबर होता है क्यू बटे वी, और वी अपना कितना निकल गया? वी निकल गया क्यू बटे ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी और प्लस टी बटे के। क्या कट जाएगा? क्यू से क्यू कट जाएगा, तो सी बराबर कितना आ गया? ये आ गया 1 बटे ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? देखो सी बराबर हो गया ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी और प्लस टी बटे के। तो ये किसका सूत्र हो गया? ये हो गया समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र। लेकिन कब? जबकि उसकी प्लेटों में क्या लगा दिया गया है? जबकि उसकी प्लेटों के बीच में एक परावैद्युत पदार्थ की छड़ को रखा गया है। ठीक, एक पॉइंट और समझ लेते हैं। यानी हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया बच्चों? जो भी हमने सीखा वो रिजल्ट क्या आ गया कि अगर मान लो हमारे पास क्या है बच्चों, अगर हमारे पास एक समांतर प्लेट संधारित्र है और इसकी प्लेटों के बीच में कितनी चौड़ाई की परावैद्युत पदार्थ रख दिया हमने? टी चौड़ाई का परावैद्युत पदार्थ रखा है, और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी डी है। तो उसकी संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या हो गया? ए अच्छा, इसी में बड़ा इंपॉर्टेंट केस समझ लेते हैं। यदि दोनों प्लेटों के बीच में, यदि दोनों प्लेटों के बीच में संधारित्र की छड़ की जगह पूरी जगह ही परावैद्युत से भर दी जाए, यानी प्लेट में, दोनों प्लेटों के बीच में क्या होगा? पूरी जगह पूरा पूरा ठसाठस क्या भर दिया जाए? परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए। अब क्या होगा? इसका मतलब यहां पर दोनों प्लेट की दूरी कितनी है? डी, और जब पूरा भर दिया जाएगा, दोनों प्लेट की जगह पूरी भर दी जाएगी, तो यहां पर जो टी है यानी परावैद्युत पदार्थ के की छड़ की चौड़ाई, ये भी डी के बराबर होगी, तभी तो पूरा ठसाठस भरेगा। तो नई धारिता क्या होगी? यह जाएगी ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस डी, टी का मान भी डी के बराबर और प्लस डी बटे के, डी से डी कट जाएगा, यह आ गया ए एप्सिलॉन नॉट डी बटे के, और के ऊपर आ जाएगा यानी के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। अच्छा, अब यहां समझिएगा सी क्या है? परावैद्युत भरने पर। तो अच्छा, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी क्या है? ये होता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, जबकि इसकी प्लेटें कोई बीच की पूरी जगह खाली हो या वायु भरी हो, तो इसको बोलते हैं वायु या निर्वात। तो परावैद्युत भरने से क्या फर्क पड़ता है? अगर परावैद्युत भर देते हैं तो धारिता बढ़ जाती है। ये भी क्वेश्चन आता है कि अगर किसी समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युत भर दें तो उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
तो आपका उत्तर होगा कि किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच में अगर परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए तो उसकी धारिता बढ़ जाती है। धारिता क्या होगी बच्चों? बढ़ जाती है। ठीक, यानी अगर मान लीजिए मेरे पास क्या था, ये एक संधारित्र था जिसकी धारिता 20 माइक्रोफेरेड थी। मैंने क्या किया, मैंने इसकी प्लेटों के बीच में एक परावैद्युत पदार्थ भर दिया, और ऐसा परावैद्युत पदार्थ भर दिया जिसका जो K था उसका मान 2 था। तो नई धारिता कितनी हो जाएगी? नई धारिता कितनी हो जाएगी? नई धारिता की अगर बात करेंगे तो नई धारिता हो जाएगी KC, इसको नॉट बोल देते हैं, KC नॉट। K हो गया 2, C नॉट हो गया 20, यानी धारिता कितनी हो जाएगी? 40 माइक्रोफेरेड। तो कुल मिलाकर ये हो गया कि परावैद्युत पदार्थ की प्लेटों के बीच में अगर कोई संधारित्र भर दिया जाता है तो उसकी धारिता बढ़ जाती है। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन और सिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चों, ये एक समांतर प्लेट संधारित्र है और इसकी जो धारिता है ये 5 माइक्रोफेरेड है, और इसमें क्या किया गया, इसकी प्लेटों के बीच में क्या भर दिया गया? इसकी प्लेटों के बीच में एक परावैद्युत पदार्थ भर दिया गया पूरा, और ऐसे भर दिया गया जिसकी धारिता कितनी है परावैद्युत पदार्थ की बच्चों? परावैद्युत पदार्थ की धारिता नहीं मालूम कितनी है, लेकिन इसकी जो परावैद्युतांक नहीं मालूम है, लेकिन इसकी धारिता कितनी हो जाती है? धारिता हो जाती है 20 माइक्रोफेरेड। तो आपसे बताया जाएगा K का मान ज्ञात करो। क्या कहा जाएगा आपसे? K का मान ज्ञात करो। तो आप कैसे करोगे? देखो C डैश यानी परावैद्युत भरने के बाद जो धारिता होती है KC नॉट। ठीक है, तो C डैश कितना हो गया? तो 20 माइक्रोफेरेड हो गया। K का मान निकालना है और C नॉट कितना है? 5 माइक्रोफेरेड। ठीक, तो यहां से अगर K निकालेंगे तो K कितना हो जाएगा? 20 माइक्रोफेरेड बटे 5 माइक्रोफेरेड। तो कितना हो जाएगा? सीधे 5 से काट दो, 5 चौक 20, 4। तो K का मान क्या आ जाएगा? 4। K का कोई मात्रक नहीं होगा। तो ये अपने पास हो गया। यानी हमने आज क्या क्या सीखा, जल्दी से अगर देखें हम लोगों ने आज की क्लास में क्या क्या सीखा। हमने सीखा सबसे पहले कि परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं, फिर हमने सीखा कि परावैद्युत पदार्थ को वैद्युत क्षेत्र में रखने पर क्या होता है। तो लास्ट में उत्तर आया कि परावैद्युत पदार्थ को वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो उसकी धारिता कम हो जाती है या उसका वैद्युत क्षेत्र कम हो जाता है। वैद्युत क्षेत्र कम हो जाने का मतलब क्या है कि पहले अगर E नॉट था तो परावैद्युत पदार्थ के अंदर कितना होगा? E नॉट बटे K। फिर हमने सीखा कि अगर हम किसी भी संधारित्र की प्लेटों के बीच में क्या लगा दें, अगर हम किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ रख दें तो उसकी नई धारिता क्या होगी? तो उसका सूत्र आया A एप्सिलॉन नॉट अपॉन T माइनस T प्लस T अपॉन K। फिर हम लोगों ने क्या सीखा? फिर हम लोगों ने सीखा कि पूरा भर दें तो क्या फर्क पड़ेगा। ठीक, और फिर 2 छोटे छोटे क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल फिर दोबारा इसको कंटिन्यू करेंगे आगे। ठीक, और अगर कंप्लीट हुआ तो कल मैं इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक,